मैं जाकिर और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। मेरे साथ है फरहान हुदा और हम बात करेंगे कर्नाटका इलेक्शंस के बारे में। कर्नाटका इलेक्शंस को सिर्फ 10 दिन बचे हैं। सारी जो मेजर पार्टीज़ हैं, जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी, इन सारी की मैनिफेस्टो आ चुके हैं। और जहां पे बीजेपी ने ऐलान किया है कि कर्नाटका में अगर वो वापस पावर में आते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे लॉ लेके आएंगे। वहाँ पे जेडीएस और कांग्रेस ने कहा है कि जो 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का जो बीजेपी ने कैंसिल किया था उसको वापस लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ें को देख के मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत हलचल मची है कि इस बार सेक्युलर गवर्नमेंट को कैसे लेके आए और किस पार्टी को वोट दें और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे फरहान भाई के साथ कि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या बातचीत हो रही है और स्ट्रैटेजी क्या है। फरहान भाई, यू नो कि क्या हो रहा है, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे वोटिंग कैसे होना चाहिए। देखिए, 2-3 पॉइंट है, इस बार हर किसी को समझना है। पहले मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करूँगा, मैं जनरल बात करूँगा। देखिए, आज आप फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप देख लिए खुलेआम एक बोतल शराब मिल रहा है, एक साड़ी, एक प्रेशर कुकर दिया जा रहा है, चाइनीज स्मार्ट टीवी दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ इसके वजह से वोट दे रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए जो आदमी आपको दे रहा है ये सारे सामान, गारंटी लिख के रख लिए, आपके एरिया में कभी डेवलपमेंट नहीं करेगा। और आप ये तो सारे पार्टीज कर रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए जनरल बोल रहा हूँ, सारे पार्टी कर रहे हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं तो इससे ये समझ लीजिए आप ही का पैसा है, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। That's one point. मुस्लिम कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, कम्युनिटी का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि सेक्युलर गवर्नमेंट इख्तियार में। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी इस बार 2 पार्टी को वोट देगी जी, और देना पड़ेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ जी। ये काम 2018 में किए थे, अगर वैसा करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये पार्टी कौन से है? तो मैं बताता हूँ। पहला पार्टी की मुस्लिम कम्युनिटी को 100% कांग्रेस को सपोर्ट करना है वहां पे जहां पे जीत रही जी। दूसरी पार्टी है जेडीएस, जहां जहां जेडीएस जीत रही है आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ये बात मैं क्लियर कट बोल रहा हूं जी। इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, 2018 में जब आपने एक तरफा वोट किया तो उसका नुकसान वहां हुआ जहां पे जेडीएस पहले से जीतती है। अब इस बात को समझ लीजिए, लोग समझते नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं। आप देखिए, जेडीएस जहां जीत रही, अगर आप वहां भी ये माहौल समझते हैं, लोग डरवाते हैं भाई कांग्रेस को दो, नहीं भाई, आप कांग्रेस को दो लेकिन डर के वोट मत दो, मैंने पहले भी कहा था। तो बात ये आपको समझना पड़ेगा कि जहां जेडीएस जीत रही है आपको इसलिए वोट देना है कि जब वो पार्टी वहां से जीत ही रही है, और जब जीत जाती है उसके बाद जब आप उसके पास जाते हैं तो आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। ठीक है। हाँ, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे पिछले बार जेडीएस सेकंड पोजीशन में आए थे, क्योंकि पूरा जो कम्युनिटी का जो रुझाव है वो कांग्रेस की तरफ था। इसके वजह से जेडीएस को सेकंड पोजीशन में और बीजेपी को पहली पोजीशन में आना पड़ा। तो एक तो नुकसान है कि लोकल रिलेशन खराब हो जाता है जेडीएस के साथ, आप अपना काम नहीं करा पाते। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, कुछ ऐसे सीट थे, करीब 15-20 सीट ऐसे थे जहां पे जेडीएस उभर के आई थी नंबर 2 पार्टी पे, बीजेपी नंबर 1 पे। लेकिन एक हवा बना, लोगों को डर लगा और बिना कैलकुलेशन के ये समझ जाते हैं लोग कि हम अगर कांग्रेस को देंगे तो हर जगह कांग्रेस जीतेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा लोकल। और एक और बात बहुत क्लियर कट बोल दूं कि बेंगलोर से बैठे एसी रूम में बैठ के आप एक फैसला करते हैं जी कि गुलबर्गा में मैं क्या कर लूंगा, रायचूर में क्या कर लूंगा, नहीं कर सकते साहब। आपको लोकल आदमी के साथ बात करना पड़ेगा, लोकल जो लोग हैं उनको फैसला लेना पड़ेगा जी। लोकल लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं जो दलाली का काम कर रहे हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा साहब, ये इलेक्शन एक खेल नहीं है, ठीक है। और इससे आप अपना फ्यूचर सेट करते हैं। तो इसलिए थोड़ी सख्ती से अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको ये समझना है कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बीच के जो आपके मीडिएटर हैं इनको भी बाईपास कीजिए, अकल लगाइए। जब आप बीमार होते हैं तो लोकल में डॉक्टर बेस्ट ढूंढते हैं, उसी तरह बेस्ट सोचिए क्या हो सकता है आपका फ्यूचर ठीक होने के लिए, वो समझ के आपको तय करना पड़ेगा और वोट देना पड़ेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो, और अच्छा, इसमें एक पॉइंट आप बोल सकते हैं कि जेडीएस बी टीम में, सी टीम में, ये है वो है, इसके साथ चले जाते हैं। भाई एक बात बताओ, कितने लोग बी टीम और सी टीम नहीं है, यही पार्टी में से कांग्रेस में तो भाग के गए और भाग के फिर वापस आए। ये वापस आना जाना तो ये बस ये भागना आना जाना ये सबको लगा रहता है, ये सिर्फ अपने फायदे का देखते हैं। तो ये एक अभियान सुनना कि भाई बी टीम या सी टीम में भूल जाओ,
आपको जहां जेडीएस जीत रहा है जिताना है, जहां कांग्रेस जीत रहा है उसी में आपका भलाई है। अगर आप नहीं करेंगे तो 13 तारीख को इस वीडियो को वापस रिमाइंड करके सुन लीजिएगा कि मैंने जो बोला था सही है या गलत। जी, मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ और पिछले एक हफ्ते से बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है कि दोनों पार्टीज को देना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ डू वी डिसाइड कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको देना चाहिए। बहुत सारे लोग डेटा पिछले दो तीन इलेक्शंस का डेटा उठा रहे हैं और सर्कुलेट कर रहे हैं। ये डेटा तो थोड़ा पुराना है, लेकिन आज के हालात भी थोड़े अलग होंगे। सो हाउ डू द कम्युनिटी डिसाइड को किसको कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देना चाहिए, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको कैसे दूर किया। एक बात बताइए, आप अभी किस एरिया में बैठे? हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं सर्वज्ञ में। आपको यहाँ का हवा पता है? जी, किसके तरफ जा रहा है? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस के तरफ। तो आपको जी। पता चला। हाँ। तो हर आदमी, ये बेकार की बात है कि उनको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये आंख बंद करके जी। ये क्या करते हैं, दूसरों का डायरेक्शन देखते हैं। अगर आप बैठ के वहां की जायजा सही से लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हवा किधर है। ये कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। अब आप समझने ही नहीं चाहेंगे। एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बैलगाड़ी पे ना वो अब बंदा जाता है, सोया हुआ है, आप पीछे से जाके हॉर्न मारो, सुनता नहीं है क्योंकि वो जाग के सो रहा है। सही। तो जाके एक लगाओ तो बोलता है हाँ मैं साइड में जा रहा हूँ। तो ये बकवास बात है कि आपको पता ही नहीं चलता है कौन जीत रहा है। Correct. तो ये आपको खुद समझना So पड़ेगा। basically instead of being worried के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, सबको अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि वो वैसे भी आप कुछ कर नहीं सकते ज्यादा। हाँ। Right. और ये लोग सोचते हैं कि भाई मेरे एरिया में फलाना आदमी भाई उस पार्टी का लेकिन बहुत अच्छा है। सही। भाई साहब एक बात सुन लीजिए, आपके एरिया के लिए वो अच्छा होगा, लेकिन दूसरे के एरिया के लिए वो जहर है, पॉइजन है। जी। उसके एक जब वो असेंबली में बैठता है ना साहब, तो असेंबली में बैठ के वो आपके सपोर्टिंग की बात नहीं करता है, आपके नेगेटिव की बात करता है। तो जब आपके नेगेटिव की बात करता है तो आप सोचो कि पूरे कर्नाटका के बारे में जब फैसले की बात आती है, जी। ठीक है, लेकिन लोकल फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। जाकिर भाई, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को गलत लग सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वोट बांटने की बात कर रहा है। मैं वोट बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वोट को एक जगह दिलवा के एक फैसले करने की बात कर रहा हूँ। और लास्ट सवाल, हर इलेक्शंस में उलमा है या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुसलमानों की जो सामने आती हैं और बोलते हैं कि किसको कहाँ पे वोट देना चाहिए। क्या इस बार भी ऐसा कोई लिस्ट निकलने वाला है? आपके इसमें नॉलेज में है ऐसा कोई लिस्ट? देखिए, हर बार एक लिस्ट निकलता है, उस पे एक टाइप के बात होते हैं कि हाँ ये कभी कभी लोग अपने अपने स्टाइल से निकाल लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल लिस्ट अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ है। जी। अभी भी बात चल रही है। इलेक्शन के सिर्फ 8 दिन बाकी हैं, कोई ऐसा लिस्ट अभी तक नहीं निकला है। अगर लास्ट मिनट में कुछ निकाल भी लेते हैं तो उसके बावजूद भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बॉस एसी रूम में बैठे हुए फैसलों के ऊपर आप तवज्जो ना डालें। जी। ठीक है, लिस्ट निकले या ना निकले, आपको अपने एरिया का डिसीजन खुद लेना पड़ेगा और लोकल दलाल से भी बचना पड़ेगा। सो ये फरहान भाई थे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कर्नाटका इलेक्शंस में क्या करना चाहिए मुसलमानों को। तो जैसे फरहान भाई ने बताया कि आप अपना डिसीजन खुद ले, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको पता होगा कि कहाँ पे किसका रुझाव है और कौन आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट यू मेक योर डिसीजन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल से जुड़े रहिए फॉर मोर अपडेट्स।